हेलो गाइस, दिस इज अंकु कौशिक एंड यू आर वेलकम ऑन चैनल यूपीएससी एक्सेस सवाल। आज हम बात करने वाले हैं स्मार्ट स्टडी कैसे करें यूपीएससी एग्जाम के लिए। देखो, सबसे पहली बात तो जब भी आप तैयारी स्टार्ट करते होंगे तो या आप अगर इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यही बात सुनने को मिलती है कि यूपीएससी स्मार्ट स्टडी मांगती है। गधा मेहनत नहीं चाहिए यूपीएससी को, ठीक है। अब यूपीएससी के लिए स्मार्ट स्टडी कैसे करनी है, इस बात का जवाब इस सवाल में छुपा हुआ है कि यूपीएससी के लिए स्मार्ट स्टडी क्यों करनी है। बहुत लंबी वीडियो नहीं रखेंगे, बहुत लंबा टॉपिक भी नहीं है, ठीक है। स्मार्ट स्टडीज को इतना हवा बना रखा है कि ऐसे करो ये करो, कुछ नहीं है, ठीक है। मैं अभी बताता हूँ। पहली बात तो क्यों करनी है स्मार्ट स्टडी, दो रीजन है, दो रीजन है। क्या? पहला रीजन ये है, दोनों रीजन कनेक्टेड है। पहला ये है कि यूपीएससी का सिलेबस बहुत बड़ा है। जितने भी कोई, अगर हम किसी वनडे एग्जाम की बात करें, एसएससी वगैरह का एग्जाम होता है तो उनका सिलेबस डिफाइंड है। आपको बस एक जीएस की कोई बुक पढ़ के जानी है जो कि जनरली लूसेंट होती है, आपका हो जाएगा। आपको एक कोई रीजनिंग की बुक पढ़ लेनी है, 4 किताबें और आपका एग्जाम का तैयारी हो गई। उनका सिलेबस डिफाइंड है। लेकिन यूपीएससी का जो एग्जाम है और आजकल पीसीएस भी, स्टेट पीसीएस का भी, ये एग्जाम जो है इनका सिलेबस बिल्कुल भी डिफाइंड नहीं है। पहली बात तो वेग तरीके से लिखा हुआ है, उसके बाद उसमें कुछ भी पूछ सकते हैं उनके अकॉर्डिंग, ठीक है। सभी दुनिया की कितनी किताबें सब पढ़ लो तो भी सिलेबस खत्म नहीं होगा, और कुछ ना पढ़ोगे तो भी सिलेबस खत्म नहीं होगा। तो इससे अच्छा कुछ ना ही पढ़ो, है ना। तो यूपीएससी का सिलेबस बहुत बड़ा है, कोई खत्म नहीं कर सकता। अब एग्जांपल देता हूं मैं आपको। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, पॉलिटी पढ़ते हैं, 400 आर्टिकल्स हैं, याद कर लोगे सारे के सारे? अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, इंपॉर्टेंट याद करके जाओ। अरे भाई, एक आर्टिकल ऐसा बताओ जो इंपॉर्टेंट नहीं है। संविधान जिन्होंने बनाया, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, वो लोग पागल थे क्या कि 400 में से 20 आर्टिकल ऐसे डाल के जो इंपॉर्टेंट नहीं है? सारे आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। डिपेंड करता है किस टाइम पे कौन सा इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो। चलो वो अभी बात करते हैं। अब दूसरा जो रीजन है वो ये है कि यूपीएससी के फॉर्म बहुत ज्यादा लोग भरने लगे हैं। तो यूपीएससी हमेशा से भरते हैं, ठीक है, वैकेंसीज कम होती है, लोग फॉर्म जो लाखों में भरते हैं। आजकल तो फिर अंत ही हो गई है, 10 लाख लोग एग्जाम दे रहे हैं, मतलब सोचने वाली बात है। तो ये है कि यूपीएससी का जब इतना ज़्यादा वो है, कंपटीशन बढ़ गया है, तो यूपीएससी का एग्जाम का लेवल बहुत ऊंचा चला गया, डिफिकल्टी लेवल बहुत बढ़ गया है। अब जब डिफिकल्टी लेवल बहुत बढ़ गया है तो लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं यार, एक किताब से नहीं होगा, 2 3 4 किताबें हर टॉपिक पे पढ़नी पड़ेंगी। ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप किसी, मान लो ज्योग्राफी पे 4 किताब पढ़ रहे हो तो आप पहली बात तो पढ़ नहीं पाओगे, पढ़ लिया तो याद नहीं कर पाओगे, अगर याद कर भी लिया तो फिर सिर्फ ज्योग्राफी ही कंप्लीट होगा आपका एग्जाम तक, 1 साल के अंदर, बाकी सब्जेक्ट नहीं हो पाएंगे। समझ आ रहा है? तो वो पॉसिबल ही नहीं है इतना ज्यादा पढ़ना। तो डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इसलिए भी स्मार्ट स्टडी करनी पड़ती है। अब क्यों करने में ही राज छुपा हुआ है। क्या? अरे मैंने अभी बताया कि जब सिलेबस इतना बड़ा है कि कोई कवर नहीं कर सकता, तो सिलेबस कवर करना ही क्यों। अगर इतना ज्यादा डिफिकल्टी लेवल बढ़ चुका है कि आप 4 किताबें पढ़ के भी नहीं उसको टैकल कर सकते, तो 4 किताबें क्यों पढ़नी, एक ही पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, ऐसा पढ़ो कि उसमें से कुछ भी आ जाए, वो नहीं छूटना चाहिए। एक कहावत है, यूपीएससी के टीचर बोलते हैं कि टॉपिक भले ही छूट जाए, टॉपिक भले ही छूट जाए, टॉपिक में से कुछ नहीं छूटना चाहिए। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? मतलब आपने एक टॉपिक पढ़ा ज्योग्राफी का, अगर आपने वो टॉपिक छोड़ दिया, मान लो फंडामेंटल राइट्स, प्लेट टेक्टोनिक्स है, आपने वो टॉपिक पढ़ा, ढंग से नहीं पढ़ा, आधा अधूरा पढ़ लिया, तो अब बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि एग्जाम में जाकर के आप वो सवाल गलत करने वाले हो, तो नेगेटिव मार्किंग हो गई। लेकिन अगर आपने वो टॉपिक पढ़ा ही नहीं है तो डेफिनेट सी बात है आप वो क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं करोगे, तो नेगेटिव मार्किंग से तो बच गए कम से कम। और यूपीएससी में क्वेश्चन जो नहीं आते वो आपको पीछे नहीं धकेलते, जो क्वेश्चन आपको कम आते हैं, जिनके बारे में आपको पढ़ा होता लेकिन ढंग से नहीं पढ़ा होता, वो क्वेश्चन आपको पीछे धकेलते हैं। अगर ऐसा ना होता
तो यूपीएससी में नेगेटिव मार्किंग होती ही नहीं, क्योंकि वो जानते हैं, वो ये बात जानते हैं कि बच्चे ढंग से नहीं पढ़ते। वो 4 जगह से पढ़ते हैं एक एक बार, एक किताब को 10 बार नहीं पढ़ते। आप एक किताब को 10 बार पढ़ो, आपकी नेगेटिव मार्किंग बचेगी, अपने आप आपका स्कोर बढ़ता चला जाएगा। स्मार्ट स्टडी इसको बोलते हैं। सबसे पहला जो तरीका क्या है, सबसे 2-3 चीजें बता रहा हूं मैं आपको स्मार्ट स्टडी करने के लिए। सिलेबस के पीछे बिल्कुल नहीं भागना। कहने का मतलब सिलेबस में जो लिखा हुआ है वो टॉपिक आपको एनसीईआरटी में पढ़ना सबसे पहले। एनसीईआरटी के बाद वो टॉपिक आपको पीवाईक्यूज देखने हैं, उसके जितने बचे हुए हैं। अगर वो सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी से सॉल्व हो रहे हैं तो आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं हो रहे हैं तो जितना कंटेंट आपको चाहिए, जितने फैक्ट्स आपको चाहिए, वो आप कहीं से भी ले लीजिए। किसी किताब से ले लीजिए, किसी ऑनलाइन साइट से ले लीजिए, 10 किताबों से ले लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन उसको एक जगह लिख लीजिए, एक जगह लिख लीजिए। अब आपको सिर्फ वही पढ़ना है, वो कंटेंट ही। आपने अपना इतना बड़ा सिलेबस इतना सा कर दिया, इसको पढ़ना है आपको 10 बार, तब जाकर के वो नेगेटिव मार्किंग से बचेंगे आप। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। एक बच्चा है, उसने न्यूज़पेपर पढ़ा, ठीक है, न्यूज़पेपर पढ़ लिया। न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद उसने देखा कि पीवाईक्यूज के बेसिस पर उसने फिल्टर किया, उसे पूरे न्यूज़पेपर पे 2 आर्टिकल्स मिले जो एग्जाम के लायक थे, एग्जाम में पढ़ने लायक थे, ठीक है। अब उन 2 आर्टिकल्स में से उसने 10-10 लाइनें दोनों आर्टिकल्स में से निकाल ली अपने काम की। अब उसे सिर्फ पूरे दिन की 20 लाइन ही थी, एक पेज भी मुश्किल से, वो ही पढ़ना है उसको। दूसरा बच्चा ऑन द अदर हैंड विजन इनसाइट की मैगजीन हर महीने लाता है, उसको रटने में लगा हुआ पूरी की पूरी। 12 मैगजीन है, 12 मैगजीन रटेगा। कभी कभी तो कोई लोग तो 2 सोर्स से पढ़ते हैं तो 24 मैगजीन रटेगा। तो मेहनत तो ये ज्यादा कर रहा है ना, लेकिन इसका सिलेक्शन कभी होगा? कभी नहीं होगा। अगर ऑन द अदर हैंड वो उस मैगजीन में से फिल्टर करता है पीवाईक्यूज के बेसिस पे, और उसमें से कभी हाथ के हाथ नोट्स बना लेता है, अब वो मैगजीन उसको कभी उठा के नहीं देखनी, अब उसको सिर्फ अपने नोट्स उठा के देखने हैं, जो कि 10% भी नहीं होंगे, 5% भी नहीं होंगे, होने भी नहीं चाहिए इससे ज्यादा। समझ रहे हो? ये होती है स्मार्ट स्टडीज। पीवाईक्यूज को एनालिसिस क्यों बोलते हैं कि आप पीवाईक्यूज का एनालिसिस कर लीजिए, आपको कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यूपीएससी 80% क्वेश्चन 20% सिलेबस से पूछता है, और वो 20% सिलेबस आपको कवर करना है, आपके फिंगर टिप्स पर होना चाहिए। इसीलिए तो हम बोलते हैं कि एनसीईआरटीज पढ़ो। क्यों? क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं। और रही बात जो अभी मैंने बताई आपको डिफिकल्टी लेवल वाली, कि डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जा रहा है, वो डिफिकल्टी लेवल गुमराह कराने के लिए बढ़ा जा रहा है। नो डाउट क्वेश्चन डिफिकल्ट हैं, लेकिन आज भी कट ऑफ के लिए अगर 45 नंबर चाहिए तो 40 से 45 क्वेश्चन मैनेजेबल होते हैं। कोई सा भी पेपर उठा लीजिए, 25 का उठा लो, 24 का उठा लो, 23 का उठा लो। कितना डिफिकल्ट पेपर था 23 और 24 का, उठा के देखो 23 का, सॉरी 23 का, 24 का तो फिर भी कंपैरेटिवली ट्रेडिशनल ही था, उठा के देखो। अगर 40 से 45 क्वेश्चन मैनेजेबल ना हो, बता देना। और आपको करने कितने, कट ऑफ तो 45 नंबर ही जा रही है, 45 क्वेश्चन ही करने हैं। 10 और मान लो 55 से 60 के बीच में, तो 45 क्वेश्चन तो मैनेजेबल हैं, जो कि स्टैंडर्ड सोर्सेज से आए हैं, जो कि एनसीईआरटी पढ़ के और स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ के पीवाईक्यूज एनालिसिस करके हो सकते हैं बहुत आराम से। बाकी तैयारी तो आपको 10 की करनी है, और तो कुछ करना ही नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? हम तो ये 90 का ही करेंगे, हमें तो प्रीलिम्स टॉप करना है। तो क्या करोगे प्रीलिम्स टॉप करके? सी सेट में लगे हुए हो पूरे की पूरी आर एस अग्रवाल पढ़ने में। अरे भैया, सिलेक्टेड टॉपिक्स करो, पहले ये देखो कि तुम्हारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन सा है। रीजनिंग, मैथ्स, कॉम्प्रिहेंशन, ऐसा तो नहीं है कि तीनों के तीनों ही वीक होंगे, एक स्ट्रॉन्ग होगा ना, उस एक को स्ट्रॉन्ग करो। कर लिया, कर लिया, ठीक है। उसमें से देखो जो क्वेश्चन आ रहा है वो ना छूटे। अब बचे दो में से एक पूरा पढ़ लो, जो तुम्हें इजी लगता हो कि मैं जल्दी कर लूंगा उस टॉपिक को। रीजनिंग अगर इजी लग रहा तो रीजनिंग को कर लो ढंग से सारे टॉपिक, इंग्लिश कंप्रिहेंशन कर कंप्रिहेंशन कर लो। 2 टॉपिक्स तो आप खत्म हो गए, 1/2 सिलेबस तो खत्म हो चुका आपका। कंप्रीहेंशन बचा है, अब कंप्रीहेंशन पे काम करो। लेकिन अगर आप कंप्रीहेंशन पे फिर सिर्फ पीवाईक्यूज भी कर लोगे तो भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होने वाला कि इंग्लिश में 80 के 80 पीवाईक्यूज पूछ ले।
80 का 80 इंग्लिश की कंप्रीहेंशन पूछ ले, कुछ रीजनिंग भी पूछेगा, कुछ मैथ्स भी पूछेगा। 3 में से 2 अच्छे करके जाओ, एक जो तुम्हारा है उसके ऊपर पीवाईक्यूज कर लो और थोड़ा बहुत मेहनत कर लो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आते हैं वो कर लो, ज़्यादातर पूछता ही है जो पीवाईक्यूज के बेसिस पे। अब सबसे बड़ी बात है 2011 से लेकर 2025 तक के पीवाईक्यूज आपने कर लिए 15 साल के, तो आपको सीसेट में कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। उनको ईमानदारी के साथ अगर आपने कर लिया तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, डब्बा गोल लगता है तो देखो कहाँ हो रहा है और कर लो। कहने का मतलब अपना बर्डन कम करो। बर्डन कम कैसे होगा? फिल्टर करके। फिल्टर कैसे करोगे? पीवाईक्यूज से। एनसीईआरटी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। स्टैंडर्ड बुक्स आप इस तरीके से पढ़ो कि दोबारा कभी पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े, तभी आप उसको कर सकते हो। वरना पॉलिटी के लक्ष्मीकांत कितना रटोगे भाई आप, कितना रटोगे? 12 मैगजीन विजन की आप पढ़ोगे या इनसाइट की पढ़ोगे या दोनों की पढ़ोगे, कितना रट सकते हो? कभी रट सकते हो? फिर एनवायरमेंट अलग पढ़ना है, स्टैटिक अलग पढ़ना है, ज्योग्राफी अलग पढ़नी है, कर सकते हो क्या? नहीं। रटना पढ़ना उतना सिर्फ एनसीईआरटी को है, ध्यान से पढ़ना है, समझ समझ के पढ़ना है कि वो फिंगर टिप्स पे हो जाए आपकी। एक एक चीज बिटवीन द लाइंस अगर क्वेश्चन आता है तो आप बना सको, इतना अच्छे से पढ़ना है एनसीईआरटी को। उसके बाद स्टैंडर्ड बुक्स में से आपको सिर्फ वही देखना जो आपके पीवाईक्यू से रिलेटेड है। बस यही स्मार्ट स्टडी है। करंट अफेयर्स में भी वही देखना है जो कि पीवाईक्यू से रिलेटेड है। अगेन 400 आर्टिकल हैं, देखो एग्जांपल दिया था मैं 400 आर्टिकल का, सारे तो याद नहीं कर सकते आप। और एक आर्टिकल इसमें मुझे ऐसा बता दो जो इंपॉर्टेंट नहीं है। वो लोग पागल थे जिन्होंने बैठ के 3 साल में, लगभग 3 साल में 400 आर्टिकल्स लिखे हैं, एक आधा आर्टिकल फालतू में डाल दिया? नहीं, सारे इंपॉर्टेंट है, सारे आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी एग्जाम से 2 महीने पहले कहीं पे प्रेसिडेंट रूल लगा है, तो प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड जो कंटेंट है स्टैटिक कॉन्स्टिट्यूशन में जो दिया हुआ वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा आज के लिए। एग्जाम से 1 महीना पहले, 100 साल पहले कोई घटना घटी थी तो वो घटना हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट हो जाएगी, बड़ी घटना, मेजर। मुंबई में फ्लड आती है, क्वेश्चन आता नहीं आता? बनता मेंस में ही बनता है, बनता नहीं बनता है ना? बादल फटने का, केदारनाथ में बादल फटा था, क्वेश्चन बना था, क्लाउड बर्स्टिंग है, इंपॉर्टेंट नहीं हो गया? तो स्मार्ट स्टडी करो, देखो पीवाईक्यूज कैसे बनते हैं। आपने जो, मैं आपको बताऊं, अगर आप करंट ढंग से करोगे, अगर आपने करंट फिल्टर करना सीख लिया तो स्टैटिक के क्वेश्चन भी आपको करंट से मिलने लगेंगे, आपके तैयार होने लगेंगे स्टैटिक के क्वेश्चन करंट से। करंट में भी तो सब कुछ वही होता है, ठीक है? कहने का मतलब आपको अपना बर्डन कम करना है। जितना कम रखोगे, अनपढ़ का बस्ता भारी, जितना बर्डन अपना कम रखोगे उतना ज़्यादा आप एग्जाम में रिकॉल कर पाओगे। और ये एग्जाम जो है वो ये डिमांड करता है परफेक्शन। आपने कम पढ़ा हो लेकिन परफेक्ट। कम का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही कम पढ़ लो, जितना एग्जाम की रिक्वायरमेंट है सिर्फ उतना ही आपको पढ़ना है, वही है बस आपको पहचानना। जिस दिन आपने वो पहचान लिया उस दिन आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। और पहचानोगे कैसे? पीवाईक्यूज, सिलेबस देखते जाओ, पीवाईक्यूज उठाते जाओ, जो टॉपिक आ रहा है उससे रिलेटेड पीवाईक्यूज खत्म कर दो। अगर कोई टॉपिक ऐसा है जिससे पीवाईक्यूज नहीं पूछे गए तो वो पूछेगा ही नहीं। अगर इक्का दुक्का पूछ भी लिया कभी क्वेश्चन, क्या फर्क पड़ रहा, बाकी तो है 100 क्वेश्चन, उन्हें देखो। तो ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, स्मार्ट स्टडी करो, ढंग से करो, और एग्जाम जरूर निकलेगा, बहुत आराम से निकलेगा, प्रीलिम्स भी निकलेगा, मेंस भी निकलेगा, ठीक है? तो वीडियो यहीं खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अब भी कोई समस्या रह गई तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं फिर से कोई और वीडियो बना दूंगा या कमेंट करके बता दूंगा। थैंक यू।